ममता, ये तुम्हारी कैसी जिद है? हम लोग शहर में रहते हैं और तुम खुद इतनी मॉडर्न हो, और इतनी मॉडर्न होकर अपने बेटे के लिए गांव की लड़की लेकर आना चाहती हो, वो भी ऐसी लड़की जो घूंघट में रहे। अगर मैं अपने जैसी मॉडल बहू ले आई तो मेरी बहू मुझ पर ही हुक्म चलाने लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी और की चले, समझे आप? तुम चाहती क्या हो ममता, और क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए आप चुप रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। करो, तुम्हें जो करना है। शुरू से तो तुम अपनी ही चलाती आई हो। इस तरह से ममता अपने पति को चुप करवा देती है और अपने बेटे की शादी गांव की लड़की पूजा से करवा देती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ससुराल है। तुम जानती हो ना ससुराल में बहू कैसे रहती है। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ। वेरी गुड। चलो फिर बाहर आ जाओ, पर घूंघट में आना। बाहर तुम्हारे ससुर जी हैं। पता है ना, ससुर और जेठ के सामने घूंघट में रहती हैं बहुएं। जी माँ जी। ममता के कहने पर पूजा घूंघट में बाहर जाती है। अपनी बहू का घूंघट देखकर शेखर ममता से कहता है, ममता, ये सब क्या है? बहू ने घूंघट क्यों किया हुआ है? बहू, इस घूंघट को हटा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारी बहू के संस्कार है, और भूलिए मत, बहू हमेशा ससुर और जेठ के सामने घूंघट में ही रहती है। बहू, तुम अपना घूंघट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है घूंघट में रहने की। मैं तुम्हारे पिताजी समान हूँ। पर पिताजी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरे संस्कार नहीं है कि मैं अपने ससुर जी के सामने बिना घूंघट के घूमूं। ममता, तुमने बहू को बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है, पर मेरे भी एक बात याद रखना। बहू ज्यादा दिन तक घूंघट में नहीं रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगी। मेरी खुशी तो आपसे देखी ही नहीं जाती। बहू, जाओ किचन में जाकर हमारे लिए चाय बना दो। शाम हो चुकी है और चाय बनाने के बाद डिनर की तैयारी कर लेना। पूजा अपनी सास की कही हर बात को पत्थर की लकीर समझकर उन्हें करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर शेखर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ममता, तुम जो बहू के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने सोचा है, अगर कभी सोसाइटी वाले हमारी बहू को घूंघट में देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि देखो, ममता कितनी संस्कारी बहू लाई है जो हर समय घूंघट में रहती है। इस तरह से ममता शेखर को चुप करा देती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ममता अपनी मनमानी करती रहती है। बहू, तुम तो उस दिन बड़ा कह रही थी कि तुम्हें सब पता है, सब आता है। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि रात में सोने से पहले सास के पैर दबाने चाहिए? अब समझाया था माँ जी, गलती हो गई। गलती हो गई तो अब अपनी गलती को सुधार लो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दो। इस तरह से ममता अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाने लगती है। अब पूजा भी अपनी सास की चालाकियों को समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब ममता बाहर गई होती है तो शेखर अपनी बहू से कहता है, पूजा बहू, तुम अपनी सास के इशारों पर चलकर उसके घमंड को 7वें आसमान पर चढ़ा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है? पर पिताजी, मैं माँ जी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और तुम्हारी सास प्यार से मानने वालों में से नहीं है। खुद तो वो मॉडर्न बनी रहती है और बहू को घूंघट पर रखती है। अपना घूंघट हटाकर अपनी सास को दिखा दो कि तुम उसकी कठपुतली नहीं हो। इस तरह से शेखर पूजा को काफी देर तक समझाता है। अब पूजा को अपने ससुर की बातें समझ में आ जाती हैं और वो फैसला लेती है कि अब वो अपनी सास को सुधार कर रहेगी। पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ जी के खिलाफ कैसे जाऊं, कैसे सुधारूं उन्हें। बहू, सबसे पहले तो तुम अपना घूंघट हटा दो और अपनी सास को जवाब देना सीख जाओ, और जैसी तुम्हारी सास है वैसे ही बन जाओ, तभी ही सुधरेगी तुम्हारी सास। वो सब तो ठीक है पिताजी, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं माँ जी के खिलाफ गई तो। डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से शेखर अपनी बहू का साथ देता है। अब कुछ दिनों बाद पूजा बिना घूंघट के घर में घूमती है और धीरे धीरे बिना अपनी सास से पूछे घर से बाहर जाने लगती है।
ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है। बहुरानी, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहुत पंख निकल गए हैं तुम्हारे। सही कहा माँ जी। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। देखिए ना, यहाँ कोई घूंघट में नहीं रहता। अब मैं दूसरों को क्या कहूँ जब मेरी खुद की सास इतनी मॉडर्न है। जब सास इतनी मॉडर्न है तो बहू देहाती कैसे रह सकती है। इतना बोलकर पूजा हंसती हुई वहां से चली जाती है। ममता अपनी बहू को इस रूप में देखकर बड़ी हैरान होती है। अब समय यूं ही बीतता है और ऐसे ही एक दिन। बहू, घूंघट ना करने से, बाहर घूमने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। और वैसे भी बहू चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उससे अपनी सास की सेवा करनी ही पड़ती है। माँ जी, बहू सास की सेवा तब करती है जब सास को सेवा की ज़रूरत होती है। पर आप तो मुझसे भी ज़्यादा जवान दिखती हो, भला आपको कैसे सेवा की ज़रूरत। पूजा का बदलता रूप देखकर ममता हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे कि फिर से पूजा को अपने बस में कर सके। समय यूं ही बीतता जाता है और ममता का जोर पूजा पर से हट जाता है। अब चाहकर भी ममता पूजा को अपने इशारों पर नहीं नचा पाती और खुद उसकी मोहताज हो जाती है। बहू, मैं बाहर पार्टी करने जा रही हूँ, रात को आऊंगी, मेरा खाना मत बनाना। माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको ये पार्टी करना शोभा नहीं देता। आप जाकर आराम से बैठ जाइए। अगर इस उम्र में कोई हड्डी टूट गई ना तो जुड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि शाम हो गई है, अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो बिस्तर से उठी हैं। अगर इस बार फिर तबीयत खराब हो गई तो कौन करेगा आपकी देखभाल। अपनी बहू की बात सुनकर ममता गुस्से में कमरे में चली जाती है और रोती हुई शेखर से कहती है, सही कहा था शेखर जी आपने, इस लड़की से तो अच्छी मैं शहर की बहू लाती। घूंघट वाली बहू आज मुझे ही भारी पड़ गई। कहते हैं ना ममता, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने भी बहू को बहुत नचाया, अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि अब पूजा अपनी सास को अपने इशारों पर नचाती है, जिस वजह से ममता को अपने किए का अफसोस होता है और उसे वो सब याद आता है जो कभी उसने पूजा के साथ किया था। और इस तरह से पूजा अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी सास को सीधा कर देती है।